थियोडोर रॉबर्ट बंडी या फिर टेड बंडी। आप में से कई लोगों ने यह नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। अगर नहीं तो आपको बता दें कि टेड बंडी एक फेमस सीरियल किलर था जिसने कि पिछली सदी के 70 के दशक में अमेरिका के अलग अलग शहरों में दहशत मचा दी थी। टेड बंडी ने कम से कम 30 लोगों की हत्या करने का जुर्म कबूला था। हालांकि माना यह जाता है कि उसके किए हुए मर्डर्स की गिनती 100 के आसपास रही होगी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था टेड की जिंदगी में जिसने उसे इतना निर्दयी बना दिया? चलिए जानते हैं हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक सीरियल किलर के बारे में। Man suspected of brutally killing 36 women, many of them in Utah. A man named Ted Bundy was going to die in Florida's electric chair. U.S. Supreme Court for a stay of execution in the case of Theodore Bundy has been rejected this evening. One of the more bizarre chapters in recent American criminal history has come to an end. They put Theodore Bundy to death. His life and crimes have changed thousands of lives and have absorbed our attention for the past 13 years. रिसर्च यह बताती है कि जिन लोगों ने चाइल्डहुड अब्यूज को एक्सपीरियंस किया है या पास्ट में उनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई है जिसका ट्रॉमा उनके दिल और दिमाग में ही रह जाता है, ऐसे लोगों को बड़े होकर मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उनके क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मगर अगर हम टेड बंडी की माने तो उसका बचपन काफी नॉर्मल था और जैसा उसने अपने बारे में बताया है उससे यही लगता है कि उसके सीरियल किलर होने की वजह उसका बचपन नहीं बल्कि कुछ और ही था। मगर कुछ रिपोर्ट्स और थ्योरीज के अनुसार यह माना जाता है कि टेड बंडी का बचपन भी काफी ट्रॉमेटिक और अजीब था। काफी समय तक उसके पेरेंट्स कौन है यह जानकारी किसी के पास नहीं थी। उसने अपना बचपन अपनी बहन के साथ बिताया था। मगर बाद में एक शॉकिंग रेवलेशन यह होता है कि लुइस, जिसे टेड अपनी बहन समझता था, वही उसकी माँ है। लुइस के अनुसार टेड उसके और एक वॉर वेटरन जिसकी पहचान अभी तक अनजान है का बेटा था। ये सब बातें जानकर तो यही लगता है कि उसके बचपन साधारण होने से कोसों दूर था। अपने स्कूल के दिनों में टेड काफी शर्मीला और इंट्रोवर्ट किस्म का बच्चा था। बंडी के अनुसार उसको शुरुआती दिनों से ही सेक्स और वायलेंस में दिलचस्पी होने लगी थी। वो इनसे जुड़ी किताबें पढ़कर और उत्तेजित होने लगा। दिमागी रूप से बंडी कितना तेज था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वॉशिंगटन स्टेट में ही एक समय में 2 यूनिवर्सिटीज में अपनी पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान ईस्टर्न वर्मोंट में उसे अपने पेरेंट्स के असली सच जानने को मिला। अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि बंडी ने कहां से मर्डर्स करना शुरू किया। माना यह जाता है कि उसने अपने टीनेज में ही मर्डर्स करना शुरू कर दिया था और एक लड़की एन मैरी बर, जो कि 1961 में अपने होम टाउन टकोमा से गुमशुदा थी, के मर्डर में टेड का हाथ पाया जाता है। और इस समय टेड सिर्फ 14 साल का था। वो यहीं नहीं रुकता और उसका आतंक जारी रहता है। जनवरी 1974 में बंडी एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कैरन स्पार्क्स के अपार्टमेंट में घुस के उसको सेक्सुअली असॉल्ट करता है और उसको काफी बुरी तरह से चोट भी पहुंचाता है। इस हादसे से कैरन स्पार्क्स 10 दिनों के लिए कोमा में चली जाती है। इस हादसे में उनकी जान तो बच जाती है पर वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाती है। इस हादसे के सिर्फ 1 महीने बाद यानी फरवरी 1974 में उसी यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट लिंडा एन हीली को उसके अपार्टमेंट में बुरी तरह से पीटने के बाद उसको अगवा कर लिया। बाद में उसके अवशेष टेलर माउंटेन साइट में पाए गए थे। ये वही जगह है जहां बंडी अपने कई विक्टिम्स को मारने के बाद फेंक आया करता था। 8 नवंबर 1974 को कैरल डेरेंच नाम की एक लड़की ऊटा में मॉल से निकल रही होती है जब टेड उसे यह कहता है कि उसका नाम ऑफिसर रोजलैंड है और किसी ने कैरल की कार में घुसने की कोशिश की है और टेड उसे पुलिस स्टेशन के बहाने से अपने साथ जाने को राजी कर लेता है। मगर कैरल को जल्दी यह एहसास हो जाता है कि कुछ सही नहीं है। टेड उसे कार में ही हथकड़ी लगाने की कोशिश करता है मगर वो गलती से दोनों हथकड़ियां एक ही हाथ में लगा देता है, जिस वजह से कैरल उसके चंगुल से भागने में कामयाब रहती है। टेड को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि कैरल ही उन लोगों में से है जो आगे चलकर उसको जेल पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी। बंडी के निशाने में ज्यादातर काले बालों वाली गोरी लड़कियां यानी ब्रिनेट कॉकेशियंस रहती थी। उसके हत्या करने के तरीके काफी ब्रूटल होते थे। दांत से काटना, बांध के टॉर्चर करना, मर जाने के बाद डेड बॉडी के साथ दुष्कर्म करना और उसके बाद शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना। और वो इतना सनकी था कि ये सब करने के बाद वो उस विक्टिम की कुछ ना कुछ निशानी अपने पास एज अ ट्रॉफी रख लेता। वहीं दूसरी ओर जब बंडी कॉलेज में था या कहें कि मर्डर्स में बिजी था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था एलिजाबेथ क्लोफर। उसे बंडी पे शक होने लगा क्योंकि जहां भी वो जाता था वहां से लड़कियों के गायब होने की खबरें आने लगती थी। उसने बंडी की कई बार पुलिस में रिपोर्ट भी कराई। अगस्त 1975 में बंडी पहली बार अरेस्ट हुआ जब उसे बहुत सुबह सुबह गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया। हालांकि उसके पास कई संदिग्ध चीजें जैसे स्की मास्क और हथकड़ियां मिली मगर कोई ठोस सबूत न होने के कारण पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। सितंबर 1975 में बंडी ने अपनी वही कार बेच दी जिसमें उसने कैरल डेरेंच को किडनैप करने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस ने उसके खरीदार से वो कार लेके उसमें मिले हुए सैंपल्स के बेस पे बंडी को अरेस्ट कर लिया और अक्टूबर में कैरल की गवाही से उसको जेल में डाल दिया गया। 5 महीने बाद कैरल डेरेंच किडनैपिंग केस में बंडी को गिल्टी पाया गया और उससे 15 साल की सजा दे दी गई।
जेल में होने के दौरान ही उसके कोलोराडो में किए गए कत्ल भी साबित हो गए और उसे कोलोराडो की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। दिसंबर 1977 में टेड बंडी जेल से फरार होने में कामयाब रहा और वहां से निकलते ही वो फ्लोरिडा चले गया। वहां आने के एक हफ्ते के अंदर ही उसने 2 लड़कियों का खून कर दिया। फरवरी 1978 में टेड को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और जून 1979 में उसे कोर्ट में ट्रायल हुआ, जो कि टीवी में भी लाइव टेलीकास्ट हुआ था। फरवरी 1980 में टेड बंडी को उसके किए हुए सभी मर्डर्स, जिसमें एक 12 साल की बच्ची किम्बरले लीच भी शामिल थी, के लिए डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई। 1984 से 1989 के बीच टेड बंडी ने ऑथर्स, स्पेशल एजेंट्स और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए कई सारे कन्फेशंस दिए। उसने सभी मर्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उन मर्डर्स के बारे में भी बताया जिनके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। 24 जनवरी 1989 को सुबह के 7:16 पर 42 वर्षीय टेड को इलेक्ट्रिक चेयर में बैठा के मार दिया गया। बंडी का एक फेमस कोट था कि वी सीरियल किलर्स आर योर सन्स, वी आर योर हस्बैंड्स, वी आर एवरीवेयर एंड देयर विल बी मोर ऑफ योर चिल्ड्रन डेड टुमारो। ये सब जानने के बाद मन में यही सवाल आता है कि आखिरकार क्यों इंसान इतना निर्दयी बन जाता है, क्यों उसके मन में दूसरे इंसान के लिए कोई एम्पैथी नहीं रहती है। किसी इंसान के ऐसे बर्ताव के पीछे 4 थ्योरीज सामने आई हैं। 1992 में रॉबर्ट एग्न्यू ने एक थ्योरी निकाली जिसका नाम था द जनरल स्ट्रेन थ्योरी। इस थ्योरी का फोकस ये था कि अगर किसी व्यक्ति से ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता जैसा वो एक्सपेक्ट करता है तो उस व्यक्ति पर इसका बुरा असर पड़ता है और इससे उनके अंदर फ्रस्ट्रेशंस और गुस्सा भी काफी बढ़ जाता है। उनका ये कहना था कि इसी बुरे असर की वजह से लोगों के क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की संभावना बढ़ जाती है। बंडी का बचपन भी ऐसा ही कुछ था। वो अपनी माँ के साथ खराब रिश्ते की वजह से उसका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन जवानी में बाकी लड़कियों पर निकालकर अपने आप को स्थिर रखता था। दूसरी थ्योरी अराउजल थ्योरी के नाम से जानी जाती है। इसमें अपराधी जब कोई क्राइम करता है तो क्राइम करके वो काफी उत्तेजित हो जाता है और इसमें थ्रिल और एक्साइटमेंट मिलने लगती है। ह्यूमन ब्रेन इस रिस्पॉन्स से स्टिमुलेट हो जाता है और ऐसे ही और थ्रिल और एक्साइटमेंट के लिए और भयानक क्राइम करने के लिए अग्रसर हो जाता है। तीसरी थ्योरी आती है न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार जब कोई युवा कोई ऐसा क्राइम करता है तो उसे अंदर से गिल्ट होता है, नॉर्मल ह्यूमंस की तरह ही, मगर वो किसी न किसी तरह इसे जस्टिफाई कर देता है कि उसने जो किया है वो सही किया है। इससे वो उस गिल्ट को ही न्यूट्रलाइज कर देते हैं जिससे वो बिना किसी मेंटल ब्लॉक के उस क्राइम को अंजाम दे सके। बंडी भी अपनी खराब मेंटल हेल्थ का कारण अपना अब्यूसिव चाइल्डहुड नहीं बल्कि पोर्नोग्राफी को बताता था। उसका कहना था कि पोर्नोग्राफी ही उसके क्राइम करने पे मजबूर करती है और उसके ज्यादातर विक्टिम्स जो कि कॉकेशियन ब्रूनेट्स थे वो ये मानता है कि वो ये सब डिजर्व करते हैं। खैर, सीरियल किलर्स की इस सीरीज का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं।